नमस्कार। हम आज भारत के उच्चावच से संबंधित अध्ययन करेंगे। भारत के भौतिक विभागों के बारे में बात करेंगे। भारत को हम उपमहाद्वीप की संज्ञा भी देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि यहाँ विभिन्न प्रकार की उच्चावच देखने को मिलते हैं, विभिन्न प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, विभिन्न प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है, वनस्पति देखने को मिलती है और उसी आधार पर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का, समाजों का यहाँ विकास हुआ। यहाँ हम भारत के धरातलीय स्वरूप की बात करते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की उच्चावच संबंधी विभिन्नताएं पाई जाती हैं और ये विभिन्नताएं मुख्य रूप से पर्वत, पठार, मैदान, तटीय मैदान, द्वीप समूह आदि के रूप में यहाँ पाई जाती हैं। ये स्थलभूत विभिन्न भागों में विस्तृत हैं। यहाँ मुख्य रूप से बड़े स्तर पर जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जिनमें पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, हम उनकी बात करेंगे। ये उत्तर पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, ये तीनों वृहद स्थलाकृतियां भारत के भूभाग पर देखी जाती है और हम इनके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो लगभग 43% भूभाग पर मैदान, 29% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र और लगभग 27% भाग पर पठारी क्षेत्र देखने को मिलते हैं। उत्तर की ओर उत्तरी पर्वतमाला, मैदानी क्षेत्र और ये तीसरा पठारी क्षेत्र। एक और आपको विश्व की उच्चतम पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेंगी, दूसरी ओर आपको विश्व का प्राचीनतम भूखंड यहां स्थित है। इन दोनों के मध्य उत्तर का विशाल मैदान, जिसको हम सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान का नाम भी देते हैं, ये स्थित है। यहां सबसे पहले हम उत्तर पर्वतमाला की बात करेंगे। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29% भाग पर्वतीय क्षेत्र से आवर्त है। तो यहां हम उत्तर की पर्वतमाला की बात करेंगे। सबसे पहले हिमालय पर्वत की उत्पत्ति निर्माण के संबंध में हम संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं। पहले हमने बीए प्रथम वर्ष में भी ये पढ़ा, वैगनर का सिद्धांत पढ़ा, पर्वत निर्माण से संबंधित अनेक सिद्धांत हमने पढ़े। यहाँ हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का निर्माण अंगारा लैंड
और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है। ये मानते हैं वैज्ञानिक, ये मानते थे कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच तैथिस सागर का निर्माण होता है और जैसे ही निर्माण होता है यहां पर गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से निकलने वाली जो नदियां थी वहां लगातार तैथिस सागर में अवसाद जमा करते गए और अवसाद जमा करने के बाद में यह तैथिस सागर तैथिस भूसन्नति में बदल जाता है। तैथिस भूसन्नति में बदलने के बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये भूमध्य रेखा की ओर आपस में टकराते हैं और ये तैथिस भूसन्नति यहां संपीड़न बल के कारण वलित होकर हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है। हिमालय पर्वत को हम नवीन पर्वत माला भी बोलते हैं, नवीन पर्वत भी बोलते हैं, क्योंकि हिमालय का निर्माण वर्तमान काल में भी लगातार हो रहा है। इसके उदाहरण यहां आने वाले भूकंप, ज्वालामुखी और हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली जो झीलें हैं वो लगातार विलुप्त हो रही हैं, अवसादों से भर रही हैं। तो इस प्रकार से हिमालय का निर्माण होता है। यह हिमालय पर्वतमाला जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक लगातार क्रम में लगभग 2400 किलोमीटर 2400 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, पूर्व से पश्चिम की ओर। इसकी औसत ऊंचाई 2400 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व की ओर। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर मानी गई है, जबकि चौड़ाई 500 किलोमीटर तक की मानी गई है। यानी हम पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे तो हिमालय पर्वत की चौड़ाई बढ़ती जाती है। यहां आपको चौड़ाई कम मिलेगी, मध्य क्षेत्र में न्यूनतम और जम्मू कश्मीर पंजाब तक पहुंचते पहुंचते इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। कुल 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ यह क्षेत्र टर्शरी काल में इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। यहां हम उत्तर पर्वतमाला हिमालय पर्वत माला को वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय, चार भागों में इसको हम विभाजित करते हैं और ये चारों भाग इस पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों में विस्तृत है। ये पर्वत श्रेणियां जिसको हम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और शिवालिक, ये चार श्रेणियां अपने को हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। यहां हम वृहद हिमालय की बात करेंगे। इसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई
लगभग 6100 मीटर मानी गई है। पूरे साल भर यहाँ बर्फ ढकी रहती है। हिमालय का सबसे बाहरी भाग इसको बोलते हैं। ऊंचाई अधिक होने के कारण पूरे साल भर यहाँ बर्फ के जमाव देखे जाते हैं। बड़े बड़े हिमनद, ग्लेशियर इस क्षेत्र में मौजूद हैं, जिसके कारण से इस क्षेत्र को हम हिमाद्री का नाम भी देते हैं। चाक के आकार में फैला हुआ यहां से यहां तक चाक के आकार में यह फैला हुआ, इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर मानते हैं। जबकि यहां आपको महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है। ये चोटियां यहां अपन देख सकते हैं। दूसरी भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 और गार्डविन ऑस्टिन यहां देखने को मिलती है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर की मानी गई है। इस वृद्ध हिमालय में महत्वपूर्ण दर्रे भी पाए जाते हैं, जो दक्षिण को उत्तर से जोड़ते हैं। प्राचीन काल में महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग भी होते थे। इनके रास्ते व्यापार करते थे प्राचीन काल में। और महत्वपूर्ण दर्रों में जैसे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, बुर्जिल और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं, बुर्जिल और जोजिला दर्रा। इसके साथ साथ हम हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो बारालीचा, सिपलिका दर्रा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। जबकि हम उत्तराखंड में आते हैं तो थागला, नित्ती, लिपू लेक आदि दर्रे यहाँ स्थित हैं। ऐसे ही सिक्किम में चलते हैं तो सिक्किम में नाथुला और जेलेपाला, नाथुला दर्रा और जेलेपाला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार ये महान हिमालय, जिसको हम हिमाद्री बोलते हैं, पर्वतमाला के उत्तरी भाग का निर्माण करता है। दूसरे लघु हिमालय की बात करते हैं, इसको मध्य हिमालय का नाम भी देते हैं, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 4500 मीटर की मानी गई है। साथ ही इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर तक की मानी गई है। यहां स्लेट, चूना, क्वार्ट्ज की प्रधानता इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। और यहां कुछ मैदानी भाग भी पाए जाते हैं, जहां घास के मैदान देखे जाते हैं। उनको हम स्थानीय भाषा में मरक का नाम देते हैं। स्थानीय भाषा में मरक का नाम देते हैं। इस क्षेत्र में जो चट्टानी स्वरूप है, उनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। भारत के क्योंकि पर्यटन स्थल यहाँ देखे जा सकते हैं, जिसके कारण से राजस्व की आमदनी होती है। और इन पर्वतीय पर्यटन स्थलों में दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, मंसूरी, चक्राता ये महत्वपूर्ण पर्वतीय स्थल यहाँ मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। तीसरी हम शिवालिक हिमालय की बात करते हैं, जिसको हम भारी हिमालय का नाम भी देते हैं। मध्य हिमालय के समानांतर ये चाप के आकार में फैली हुई ये श्रृंखला मैदानी क्षेत्र से भ्रंश द्वारा अलग हुई मानी जाती है। ये लगभग 2400 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर की मानी गई है, जबकि चौड़ाई इसकी 50 किलोमीटर की मानी गई है। यहाँ
हिमालय का जो चौथा भाग है ट्रांस हिमालय, उसकी बात करते हैं। इस ट्रांस हिमालय में को हम जास्कर, लद्दाख, काराकोरम आदि श्रेणी ट्रांस हिमालय में शामिल करते हैं। और ये ट्रांस हिमालय पामीर घाट से जम्मू कश्मीर के उत्तरी पश्चिमी भाग में ये पामीर घाट से जुड़ जाता है। इसको हम इस क्षेत्र को हम पामीर घाट का नाम देते हैं। यहां ट्रांस हिमालय को एशिया की रीढ़ के नाम से भी संबोधित करते हैं। ये भौगोलिक विभाजन के बाद में इसका हम जब प्रादेशिक विभाजन करते हैं, क्षेत्र के हिसाब से वर्णन करते हैं, तो इसको हम पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय प्रादेशिक रूप से हमने हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इनको विभाजित करने का काम विद्वानों ने नदी के आधार पर इनको विभाजित किया। जैसे हम पंजाब हिमालय की बात करते हैं, सिंधु नदी से सतलज नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है, जबकि कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी तक, नेपाल हिमालय जो कि पूर्णतः नेपाल देश में स्थित है, काली से तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय का विस्तार पाया जाता है, जबकि तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक असम हिमालय विस्तृत है। तो इस प्रकार से ये 4 हिमालय के प्रादेशिक विभाग हुए। ये चारों भाग क्षेत्र के हिसाब से भारत के अलग अलग राज्यों में ये विस्तृत है। अब हम हिमालय के महत्व की बात करते हैं। भारत के लिए हिमालय क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी जब बात करते हैं तो सबसे पहले हिमालय भारत के जलवायु तंत्र को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि एक दीवार की भांति हिमालय भारत के उत्तरी भाग में खड़ा है, जिसके कारण साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको रोकने का काम करता है। फलस्वरूप भारतीय मानसून को सक्रिय करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, जलवायु तंत्र को निर्धारित करने के साथ साथ ये हिमालय क्षेत्र में बहुत सी नदियां हैं जो पूरे साल भर प्रभावित होती हैं और मैदानी भागों में जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण करती हैं। फलस्वरूप विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान ये निर्मित करता है। बहुत से क्षेत्रों में बड़े बड़े झरने देखने को मिलते हैं जो कि जल विद्युत निर्माण में सहायक हैं। साथ ही नदियों के द्वारा सिंचाई के कार्य किए जाते हैं। पर्यावरण संतुलन बनाने का काम यहाँ होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में वनस्पति का आवरण बहुतायत क्षेत्रों में देखा जाता है। बहुत से खनिज संसाधन इस क्षेत्र में मिलते हैं, खनिजों का दोहन होता है। अनेक पर्यटन स्थल यहाँ देखे जाते हैं। ऐसे ही ये पूरा का पूरा क्षेत्र पारिस्थितिकी संतुलन में भी अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, भूमिका अदा करता है। थैंक यू।